नमस्कार, मैं हूं मुकेश जोशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ विचार क्रांति। विचार क्रांति के मंच पर आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ज्वलंतशील मुद्दे पर, जो है लिव इन रिलेशनशिप। इस संबंध में आज विचार क्रांति के मंच पर हमारे खास मेहमान, जो कि इस मुद्दे पर अपनी जानकारियां हमारे साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले विचार क्रांति के मंच पर मैं हमारे खास मेहमान आदरणीय पवन जी शर्मा एडवोकेट, मैं आपका विचार क्रांति के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वहीं दूसरी ओर हमारी विचार क्रांति के मंच पर खास मेहमान आदरणीय सुनीता जी फौजदार, आप स्कूल व्याख्याता हैं, मैं आपका भी विचार क्रांति के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए हम सीधे मुद्दे से जुड़ते हैं। आज का जो मुद्दा है वो है लिव इन रिलेशनशिप की आज के समय में भारत में क्या प्रासंगिकता है, भारत जैसे देश में यह अपना कितना प्रभाव छोड़ पाया है, यह कितना लाभदायक है और कितना हानिकारक है, इस सब पर हमारी चर्चा आज होने जा रही है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय एडवोकेट साहब पवन जी से निवेदन करूंगा वे थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। पवन जी, भारत जैसे देश में माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए लिव इन रिलेशनशिप को 2010 में वैध बना दिया गया, तो ऐसी क्या जरूरतें आन पड़ी थी, ऐसी कौन सी परिस्थितियां आन पड़ी थी कि भारत जैसे देश की बात करें जहां संस्कृति सर्वोच्च होती है, वहां पर लिव इन रिलेशनशिप को वैध बना दिया गया? क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए मुकेश जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने इस मंच के माध्यम से और एक सभी लोगों को इस चीज़ से परिचित होने का, लाभान्वित होने का मंच उपलब्ध कराया। सर्वप्रथम बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप की आवश्यकता क्यों पड़ी जी। क्योंकि भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है और एक देश प्रमुख रूप से जब तरक्की की ओर जाता है तो विभिन्न देशों के संपर्क में आता है, वहाँ की सभ्यताएं, वहाँ की संस्कृतियाँ, वहाँ के आचार विचार। तो उस परिस्थिति में हम जब पश्चिम सभ्यता की ओर जाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ ये संस्कृति प्रचलन में है। जी बिल्कुल। उसका प्रभाव हमारे यहाँ दिनों दिन बढ़ रहा है, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वो सारी चीज़ें हमको भी प्रभावित कर रही हैं और ऐसे मामले हमारे यहाँ आने लगे। तो जब मामले आने लगे तो कोर्ट भी पहुँचते हैं मामले। तो वहाँ 2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुशबू के मामले में ये निर्णय दिया कि भारत में लिव इन में रहना अब कोई कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा और ना ही इसे अवैध माना जाएगा। एक प्रकार से इसको कानूनी मान्यता दी गई, हालांकि विशेष कोई कानून इसके लिए स्पेशल नहीं बनाया गया है अभी तक। केवल 2-3 मामले जो आए थे संज्ञान में, उनके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे कानूनी मान्यता प्रदान की। वकील साहब, यदि आप बात करें कानून की, यदि बात करें, कानून ने ठीक अपना काम किया है, लेकिन यदि भारतीय संस्कृति को हम देखें तो ये जो कल्चर है वो मध्यवर्गीय परिवारों में केवल मेट्रो सिटीज तक है, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं समाज पर भी देखने को मिल रहा है। तो समाज ने क्या कानूनी वैध होने के बावजूद भी क्या समाज इसे अभी एक्सेप्ट कर पाया है? यहाँ आप क्या कहेंगे? मेट्रो सिटियों के अलावा मुकेश जी, जो ये इंटरनेट, मोबाइल और जो टीवीज हमारे घरों में आ गई हैं, उनके माध्यम से भी हम लगभग ग्रामीण परिवेश तक सीधे सीधे इन चीज़ों से जुड़ चुके हैं। इनको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपना कार्य भी कर रहे हैं जी। तो उस वजह से हम लोग भी यहाँ तक ग्रामीण परिवेश तक इस चीज़ से प्रभावित हैं। रही बात कि अपने देश में कानूनी मान्यता तो दे दी गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी कि 2 वयस्क आपसी सहमति से एक साथ रह सकते हैं बिना शादी किए और उसको अवैध या गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। लेकिन जो हमारे यहाँ की संस्कृति रही है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, उनके बताए रास्तों का अनुसरण, तो उस परिस्थिति में अभी यहाँ सामाजिक रूप से इसको मान्यता नहीं दी जा रही है। एक हे दृष्टि से अभी देखा जा रहा है, क्योंकि माता पिता 15-20 साल तक अपनी संतान को, बच्चों को पढ़ा लिखाते हैं, उनको इस लायक बनाते हैं और वो 1 मिनट में इस तरीके का फैसला ले लेते हैं कि हमारे खिलाफ चले जाते हैं।
तो जो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको उसको बहुत ज़्यादा गहरा धक्का लगता है। तो अभी सामाजिक तौर पे तो हमारे यहाँ मान्यता इसको नहीं मिल रही। मैडम जी, समाज की बात वकील साहब ने की, मैं आपको समाज से जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आप महिला भी हैं और आप व्याख्याता भी हैं। कहीं ना कहीं नव नारीवाद जो है, खुद महिलाएं जो अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता की जो बात करती हैं, वो इसे मेट्रो सिटीज में एक्सेप्ट कर रही हैं, और वहीं जो महिलाएं स्वतंत्रता और सुरक्षा की बात को एक सिरे पर रख देती हैं और भारतीय समाज के मूल्यों को आगे लेकर चलती हैं, वो कहीं ना कहीं इसे नकार रही हैं। तो दोनों तरफ एक कंट्राडिक्शन है। आप इसे किस तरह से देखती हैं? समाज और मॉरलिटी के हिसाब पर आप इसे कहाँ देखती हैं? देखिए, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो अलग अलग शब्द हैं। स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता होनी चाहिए विचारों में जी ये जो संस्कृति है लिव इन रिलेशनशिप की, मैं इसको स्वच्छंदता की श्रेणी में रखती हूँ। जी इसको स्वतंत्रता की श्रेणी में मैं किसी भी तरीके से नहीं मान सकती कि स्वतंत्रता हम खुद तो स्वतंत्र हो जाएं, जी हम साथ में रह रहे हैं, लेकिन हम अपने बुजुर्गों के लिए क्या कर पाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए क्या कर पाएंगे इस रिलेशनशिप में जाकर के। तो वहां जाकर के हम उनकी स्वतंत्रता का तो हनन कर रहे हैं एक तरीके से। भाई हम साथ में रह लिए, लेकिन उसके बाद हमारा जो बच्चा उस रिलेशनशिप में पैदा हुआ, उस बच्चे के लिए अगर माँ ने भी मना कर दिया कि मुझे साथ नहीं रखना, पिता ने भी मना कर दिया मुझे साथ नहीं रखना, तो वो बच्चा तो अनाथ हो गया, उस बच्चे का कुछ भविष्य नहीं बचा। फिर यदि एक ही बच्चा है किसी का, वो लिव इन रिलेशनशिप में है, बेटा है या बेटी है, उन माँ बाप का क्या होगा, वो माँ बाप को किस तरह से संरक्षण मिलेगा? तो ये जो रिश्ता है ये भारत में किसी भी तरीके से मान्य नहीं हो सकता। लेकिन देखने में ये आता है कि अगर आज के समय में हम शादियों की बात करें तो शादियां भी आज डिवोर्स तक जा रही हैं, परिवार में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेट्रो सिटीज के ही जो लोग हैं वो शादी को एक अलग तरीके से देखते हैं। वो कहते हैं कि शादी भी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो क्यों ना हम दो व्यस्क जो हैं वो बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहें, और जब तक वो एक दूसरे के साथ रहना मुनासिब समझे तब तक रहें, और जब उन्हें ऐसा लगे कि भाई अब नहीं हो रहा है तो उस विवाद से बचने के लिए ये कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। तो इस मानसिकता को आप कैसे देखती हैं, क्या कहेंगे यहाँ? इस मानसिकता में भी जब वो साथ रहेंगे तो उनके बीच में भी जाने कितने ही झगड़े पैदा होते हैं, और वो भी कोर्ट तक जाते ही उनको भी फिर अंततोगत्वा जाना तो वही है। शादियां ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ तलाकों का, तो विश्व में अगर हम पूरा ही सर्वे करके देखें तो सबसे कम तलाक के जो केस हैं वो हमारे भारतवर्ष में हैं। तो ये तो हमारी विवाह संस्था की एक सफलता ही है कि तलाकों की संख्या इतनी कम है हमारे यहाँ। हमारी भारतीय संस्कृति में तो तलाक शब्द कहीं है ही नहीं, विवाह विच्छेद शब्द का कहीं उल्लेख ही नहीं है। तो हमारे यहाँ क्योंकि बाहर से पढ़ने के बाद ये जो विदेशी मानसिकता हमारे अंदर जो घर कर रही है, ये एक तरीके से गलत ही है, वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। और देखा भाई, ये भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये चरित्रहीनता की ओर लेकर भी जाता है कि समाज पर एक व्यक्ति आज किसी के साथ है, कल किसी और के साथ में, उस तरह से, तो ये कहीं ना कहीं चरित्रहीनता की स्थिति में भी आता है। वकील साहब, अगर हम बात करें लिव इन रिलेशनशिप के कानून की बात करें तो एक ये चीज है कि जब ये संबंध विच्छेदन की स्थिति में आता है तो वहां महिलाओं के अधिकार और उनसे उत्पन्न हुए बच्चों के अधिकारों के बारे में कानून क्या कहता है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि विशेष रूप से तो कानून लिव इन के लिए बनाया नहीं गया है। जी। केवल एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ये अवैध नहीं है और कोई अपराध नहीं है। वयस्क अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं, अपना परिवार चला सकते हैं, संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ कोई विवाद पति पत्नी या जो दो वयस्क साथ रहे हैं उनके साथ कोई मध्य बीच में विवाद होता है तो उसके लिए आप किसी प्रताड़ना का अपने साथी से शिकार हो रहे हैं तो उसके लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो बनाया हुआ है उसके तहत आप सुरक्षा मांग सकते हैं, वहां जाके दावा कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कहीं संपत्ति की कोई समस्या आ रही है, कहीं विवाद है, तो अगर पति पत्नी ने कोई मिलके संपत्ति या लिव इन में रहने वाले उन लोगों ने मिलके कोई संपत्ति खरीदी है तो उन पर दोनों का बराबर से अधिकार रहेगा। उसके बाद आती है बच्चों की बात। लिव इन से उत्पन्न जो संतान है वो भी कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने वैध माना है, तो वो अपने माता पिता की संपत्ति में अपना हक प्राप्त करने के अधिकारी माने गए। अगर उनको कहीं कोई समस्या आ रही है तो जो उनके माता पिता हैं लिव इन में रहने वाले, उनकी संपत्ति में से वो अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
तो ठीक वैसी ही बात है जिस तरह से एक वैवाहिक संबंध होता है, अधिकार तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए उसी प्रकार के दिए गए हैं। एक बात अब ये भी कहें मैडम जी, अगर हम इस चीज़ को इस तरह से देखें कि तलाक के मामले वहाँ भी हैं और विघटन यहाँ भी हो रहा है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप की बनिस्बत वहाँ संबंधों का स्थायित्व ज़्यादा है, और वहाँ संबंधों का स्थायित्व ज़्यादा है तो सीधी सी बात है, जहाँ संबंधों का स्थायित्व ज़्यादा है वह सुरक्षा भी ज़्यादा होगी। तो समाज आज का जो पढ़ा लिखा जो समाज है, जो सोशल मीडिया के फेर में आ गया है या फिर मेट्रो सिटीज में चला गया है, वो उस व्यवस्था को, जो हमारी परंपरागत व्यवस्था है, उसको एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं वो एक तरह से कहे कि झिझक रहा है। तो उसके मानस को कैसे बदला जा सकता है, उन नए बच्चों को हम कैसे गाइड कर सकते हैं कि वो इस रास्ते से हटे, लिव इन वाला जो है, और वो अपने परंपरागत जो रास्ता है, जो सुरक्षा को लेकर जाता है, स्थायित्व को लेकर जाता है, वहां जाएं। वहां हम क्या एफर्ट कर सकते हैं? उनके लिए एफर्ट्स वही है कि समाज में रहें, जो अपना संयुक्त परिवार है वो दोबारा से संयुक्त परिवार ही ऐसे संस्कार बच्चों को दे सकता है। एकल परिवार इस विघटन का, इस जो विवेकहीनता बच्चों में आई है, जिम्मेदारी से भागने की प्रवृत्ति है एक तरीके से, कि वही बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं जिनको यूं लगता है कि विवाह एक जिम्मेदारी है। हाँ। और मुझे उस जिम्मेदारी से बचना है। ये सबसे बड़ी बात है, जिम्मेदारियों से बचने के लिए कि भाई जिस दिन मेरा मन करेगा उस दिन हम छोड़ देंगे, उस दिन हम अलग हो जाएंगे, तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में ये अपने रास्ते जाने वाली बात कब से और कैसे आई, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि भारतीय संस्कृति तो किसी भी तरीके से इस तरह से कि संबंध इस तरह से विच्छेद कर दिए जाए कि बहुत दिन तक साथ में रह लिए, तो कहीं ना कहीं महिला को भी फिर ये बात देखो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। पुरुष तो एक बार को संभल भी जाता है, वो क्या है भावनात्मक रूप से थोड़ी कमजोर मान सकते हैं या थोड़ी भावुक ज्यादा होती हैं, तो उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रभाव इस चीज का पड़ता है। तो महिलाओं को ये बात विशेष रूप से समझनी होगी कि यदि स्थिरता चाहिए जीवन में, स्थायित्व यदि जीवन में चाहिए, तो इस तरह के जो चोचले हैं पाश्चात्य संस्कृति के, इनसे हमको दूर रहना ही होगा। और ये कोई व्यापक अभियान, व्यापक जागरूकता का कोई ऐसा हमको चलाना ही पड़ेगा, जैसे आपके चैनल के माध्यम से अभी आप ये चर्चा कर रहे हैं, तो ये बात लोगों के पास जाएगी। फिर जो सामाजिक संगठन है वो ये बात लेकर के आए, मेरा ये आह्वान भी रहेगा और सामाजिक संगठनों से कि वो बच्चों को इस तरह के रहे कि हमारा जो वास्तव में अपनी जो संस्कृति का मूल है, जो जड़ है, वो जड़ हम ना छोड़ें, अन्यथा हम पतन की तरफ ही जाएंगे। क्योंकि अगर संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है, यदि हम अपने सामाजिक मूल्यों को छोड़ देंगे तो विश्व गुरु तो क्या, भारत तो भारत ही नहीं रह पाएगा। वकील साहब, सांस्कृतिक मूल्य और कानूनी मूल्य, ये दोनों कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहे हैं। यदि संस्कृति की ओर जाते हैं तो कहीं ना कहीं कानून का जो उपयोग कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई हमको अधिकार दिए हुए हैं, कानून हमारी सुरक्षा कर रहा है, आप संस्कृति का हवाला देकर हमारे इन अधिकारों को छीन रहे हैं। और यदि वो संस्कृति की ओर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चे जो हैं, वो अब जो लिव इन रिलेशनशिप को अपना रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई संस्कृति का हम पर एक लवाजमा डाल दिया जाता है, हमको दबाया जा रहा है, प्रेशर में लिया जा रहा है, और हमारी जिंदगी के मतलब हमारी सुरक्षा, स्वतंत्रता को हमारी को छीना जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो कंट्राडिक्शन है, उसे कानून किस तरह से हल कर पाएगा? देखिए, कानून में जो सीमित प्रावधान अभी बनाए गए हैं इसके लिए, तो जो लिव इन में वयस्क रह रहे हैं और उनके बच्चों के लिए, इससे ज़्यादा क्योंकि अभी स्पेशल कानून बना नहीं है, केवल एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक मान्यता प्रदान कर दी गई है कि इस परिस्थिति में यदि ऐसा होता है तो हो जाएगा। अब बात आ रही है कानून की और संस्कृति की। तो जो हमारा मानना है वो ये है कि हम सबसे पहले अगर संस्कृति से जुड़ें, शिक्षा से तो हम जुड़ रहे हैं, हर आदमी और उच्च शिक्षित हो रहा है, लेकिन उस उच्च शिक्षा को प्राप्त करते करते हम अपनी जो आधार है, जमीन है, जो संस्कृति है, जो भारत को विश्वगुरु बनाते हैं या बनाते थे, या जो हमारे मानवीय मूल्य हैं जिनको लेकर हम विश्व में अपना डंका बजाते हैं, उनसे हम बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। तो ज़रूरी है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कृति हमारे अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने बच्चों के अंदर पैदा की जाए, जिससे जो समस्याएं आएंगी तो मैं मानता हूँ करीब 50% यानी 50% तो आधी रह ही जाएंगी। बची कुछ जो व्यवस्थाएं रहेंगी उनके लिए कानून अपना काम कर ही रहा है। अगर बच्चे की कोई समस्या है तो उसके शिक्षा का और उसके रहने का जो भी प्रबंध है वो उस कानून के अंदर है। अगर जो वयस्क जोड़ा साथ रह रहा है उनके अंदर कहीं असुरक्षा का भाव है, प्रताड़ना का भाव है, तो वो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उनको रहने का
या कोई गुजारा भत्ता है या जो भी संपत्ति का कोई जो भी अधिकार है उसके लिए वहाँ सुरक्षा प्रदान की जा रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि भारत जैसे परिवेश में लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सेप्ट करने की तो बात दूसरी है, कहे कि भारत जो यहाँ का जो ये जो शादी वाला जो कॉन्सेप्ट है, विवाह का जो कॉन्सेप्ट है उसे ही एक्सेप्ट किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको भारत में अभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और कई जो नव नारीवादी जो हैं, जो नारियों की स्वतंत्रता की बात करते हैं या उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, मेट्रो सिटीज का जो मध्यम वर्गीय कहीं ना कहीं जो परिवार है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं अपने विचारों में एक बार पुनः मंथन करना होगा, क्योंकि यह भारतीय मूल्यों की बात है, भारतीय संस्कृति की बात है और ये जो कॉन्सेप्ट आया है वो पाश्चात्य से आया है, ये भारतीय जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इसको अभी भारत अपनाने की स्थिति में नहीं है। अब यदि मैं आप दोनों से ही पूछूं, पहले मैं आपसे पूछूंगा वकील साहब, फिर मैडम जी से पूछूंगा, ये जो आंदोलन चल रहा है, जो ये इसके वर्तमान में जो इसका विरोध जो किया जा रहा है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, टीवी पर भी देख रहे हैं कि महिलाएं स्वयं आकर विरोध कर रही हैं कि हमारी स्वतंत्रता के साथ में भारतीय जो संस्कृति के जो पुरोधा हैं, मैं सीधी सीधी बात करूं, इशारा करूं तो धर्म गुरुओं की ओर है, वो सीधा सीधा वहां एक इशारा करते हैं और वो उन्हें कहीं ना कहीं उनके मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक मानते हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं से, क्या कहना चाहेंगे आप? उन महिलाओं से या जो भी इस मामले का जो विरोध कर रहे हैं उनसे हमारा यही कहना है कि इसके दुष्परिणाम जो सामने आ रहे हैं, अगर अपन भारतीय संस्कृति के अनुसार शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं और लिव इन में जो रह रहे हैं, एज ए बिना शादी के साथ रहना लिव इन कहला रहा है, और उधर अपन कानूनी रीति रिवाज या सामाजिक मान्यताओं के अनुसार विवाह जो कर रहे हैं, समस्याएं सेम आ रही हैं। अगर पति पत्नी के अंदर झगड़ा है या किसी संपत्ति को लेकर झगड़ा है या कहीं प्रताड़ना का जो झगड़ा है, लगभग परिस्थितियां समान हैं। लेकिन अंतर इतना सा आ रहा है कि लिव इन एज ए कॉन्ट्रैक्ट एक संविदा है और अपनी जो परिपाटी है हिंदुस्तानी, वो विवाह को एक संस्कार बताती है। सबसे बड़ी बात है संस्कार। और कॉन्ट्रैक्ट तो आप जब चाहे मर्जी चाहे जब आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो संस्कार हैं उनको आप बड़े आसानी से नहीं छोड़ सकते। जो हमारा परिवेश है, जो हमारा परिवार है या जो समाज है जहाँ हम निवास कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको भी परिवार ही मानते हैं आज की भारतीय संस्कृति का, उनसे हम दूर भाग नहीं सकते हैं। और दूर भागते हैं तो उसके दुष्परिणाम मिलते हैं। लोग हमसे बातचीत करना बंद करेंगे या हमारा सहयोग करना बंद करेंगे, तो एक अकेला आदमी फिर संघर्ष नहीं कर पाएगा जीवन से। और जो ये सामाजिक और ये व्यवस्था है संस्कार वाली, इसमें आपके साथ अगर एक कांटा भी लगेगा आपकी उंगली में या पैर की उंगली में, तो सब लोग आपके साथ खड़े होंगे। वहाँ अगर आपने माता पिता की या परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर लिव इन में रह रहे हैं और आप अपनी एजुकेशन का, आप स्वच्छंदता का हवाला जो दे रहे हैं कि हमको बांधा ना जाए किसी सीमा में, तो जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, वहाँ वो अकेले खड़े रह जाते हैं। सामाजिक स्वीकृति भी नहीं है, वापस उस जगह लौटने के लायक नहीं रहते। तो आप इन चीजों के कई बार दुष्परिणाम भी दे सकते हैं कि कभी हमें ये पंखे वाला फंदा अच्छा लगता है तो कभी रेल की पटरी अच्छी लगती है, और ये होता भी, ऐसे दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। मैडम जी, महिला होने के नाते आप क्या कहेंगी उन महिलाओं से जो कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप के लिए पक्षधर हैं, वो इसका बचाव करती हैं, क्या कहेंगी आप? महिलाएं भटक रही हैं एक तरीके से। जो महिलाएं ऐसा प्रयास कर रही हैं इस चीज को सही दिखाने का, उनका रास्ता मैं तो सही नहीं मानती, खासतौर से भारतीय पृष्ठभूमि में बिल्कुल सही नहीं है। इस समाज में हम रह रहे हैं, हम नकार नहीं सकते हमारी, क्योंकि हम जीते किसके लिए हैं, या तो पद या प्रतिष्ठा और कहीं ना कहीं सम्मान के लिए। जब इस तरह के रिलेशनशिप में अगर हम भारतीय समाज में जाएंगे तो सामाजिक रूप से तो हमको कहीं ना कहीं स्वीकार्यता मिलनी नहीं है, और जब समाज की स्वीकार्यता नहीं है तो सम्मान भी नहीं मिलना, जीवन निरर्थक और जब सम्मान नहीं है तो प्रतिष्ठा भी नहीं। बिल्कुल सही बात। तो एक समय ऐसा आता है जब खुद को बहुत अकेला महसूस करने लग जाता है, और उस अकेलेपन में जैसा कि भाई साहब ने बताया कि फिर उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता। भाई समाज, जब हम समाज से विपरीत जाकर के, समाज के विरोध में जाकर के अगर किसी रिश्ते में है तो कोई समस्या आती है तो भी अकेले ही जूझना पड़ेगा।
और फिर उसके बाद कोई फिर रास्ता बचता ही नहीं है। फिर आप अकेले खड़े हो, और अकेले जीना बहुत मुश्किल है समाज में रहते हुए। तो महिलाओं के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि भाई जो स्वतंत्रता है उसको स्वच्छंदता का रूप आप नहीं है। हम महिलाएं हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इवन पुरुषों से ज्यादा जिम्मेदारी हमारे ऊपर है अपने परिवार को संभालने की, अपने बच्चों को संस्कार देने की। तो अभी तो हम, क्योंकि नई अवस्था है, नया नया जोश है, लेकिन कभी ये सोचिए कि जब बहुत बुजुर्ग हो जाएंगे उस समय क्या कोई बुजुर्ग महिला इस चीज का विरोध पक्ष में खड़ी है रिलेशनशिप के में? सोचने वाली बात है। हम क्या है, जो यंग जनरेशन है ना, सिर्फ वो हम खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमको वो हमारा क्या है भविष्य दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे बच्चे यदि ऐसे ही रहने लग गए तो हमारा भविष्य क्या होगा, जब हम बुढ़ापे में जाएंगे हमें कौन संभालेगा। तो इस चीज को, भविष्य को सोचते हुए हम बात करें। अपनी संस्कृति को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो उस जिम्मेदारी को संभालने के प्रति हम पूरी तरह से जागरूक हों, अपनी निष्ठा के साथ काम करें समाज के प्रति। सिर्फ अपने लिए ना सोचें, अपने लिए तो जानवर भी सोच लेते हैं, तो इंसान है तो इंसान के रूप में सोचें। बस यही संदेश देना चाहूँगी। विचार क्रांति के मंच पर आज आपके समक्ष हमारे खास मेहमान जो अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी जानकारियां आपके समक्ष साझा की। उन्होंने कानूनन, सामाजिक और मॉरल वैल्यूज लिव इन रिलेशनशिप के क्या हो सकते हैं वो आपके सामने रखे। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।